बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हम मुख्तलिफ एंजाइम्स की को डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए कैसे हम यूज़ करते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं और फिर हमें पता चलता है कि कौन से टिश्यू में मसला है, मतलब कोई डिजीज़ आ चुकी है, कोई डैमेज हुई है। ठीक है, तो एंजाइम्स का डिफिनीशन कुछ यूँ है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स कैटलिस्ट्स दैट इंक्रीज द रेट और वेलोसिटी ऑफ फिजियोलॉजिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी में जितने भी मतलब रिएक्शंस होते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ को एनहांस करने के लिए एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और इन जनरल मोस्ट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स एट मच हायर कंसंट्रेशन देन इन प्लाज्मा। तो हमारे पास जो सेल होता है ना, तो सेल में हमारे पास एंजाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेल में है वो मुख्तलिफ रिएक्शंस होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारे पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। और ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी रिएक्शंस होते हैं। तो मुख्तलिफ रिएक्शंस की वजह से जो एंजाइम्स है वो सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। ये जो ब्लू डॉट्स में बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि सेल में इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, ब्लड सर्कुलेशन में यानी प्लाज्मा में, ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा में एंजाइम्स हमारे पास या तो कम होते हैं या नहीं होते। ठीक है, लेकिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इनकी इंट्रासेल्युलर ज़्यादा होती है। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ देयर लेवल्स इन प्लाज्मा इंडिकेट्स वेदर देयर टिश्यू ऑफ ओरिजिन इज डैमेज। ठीक है, जो हमारे पास जो टिश्यू हमारे पास कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है लिवर। ठीक है, तो लिवर में हमारे पास कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं? एएसटी, ठीक है, इसके अलावा एएलटी वगैरह, ये सारे एंजाइम्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं लिवर में। अब सर्कुलेशन में अगर हमारे पास, ठीक है, इन एंजाइम्स की लेवल हमें इंडिकेट होगी अगर हम मेजरमेंट करेंगे ब्लड में। तो अगर ये एंजाइम इंक्रीज हो गए, ठीक है, यानी बहुत सारे एएलटी या एएसटी वगैरह ब्लड में आ गए, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कोई इंजरी हुई है हेपेटोसाइट्स को। ठीक है, तो उस इंजरी की वजह से ये जो एंजाइम्स है ये लीक कर जाते हैं और सर्कुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह इंडिकेट करते हैं, यानी जो इसका टिश्यू ऑफ ओरिजिन होता है, यही जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, अगर वहाँ पर कोई डैमेज हो तो फिर ये प्लाज्मा में आएंगे। ठीक है, और क्या है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी रिफर्स टू मेजरमेंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसमें हम मेजरमेंट ऑफ एंजाइम्स करते हैं ताकि हमें डिजीज का पता चल सके, डायग्नोस हम कर सके उसको, और फिर उसको डिजीज की ट्रीटमेंट कर सके। इसके बाद है जो प्लाज्मा में एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स की बात नहीं हो रही, ये हो रही है प्लाज्मा में। ठीक है, यानी जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक टाइप तो ये है कि जो एंजाइम हमारे पास क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं। मतलब कि वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कभी वो एंजाइम्स कभी इंक्रीज होंगे, कभी डिक्रीज होंगे, लेकिन उनका कोई उसको उन एंजाइम्स को हम पैथोलॉजिकली डायग्नोस्टिक के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास लिपिड इंटेक की ज़्यादा होगा लिपिड की, तो फिर क्या होगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जो कोगुलेशंस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, जो कि प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो वो एंजाइम जो है क्या हो, कभी इंक्रीज हो सकते हैं, कभी डिक्रीज। ठीक है, तो वो हम डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो एंजाइम हमारे पास क्या है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है और वो नॉन फंक्शनल है, प्लाज्मा में उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये जो एंजाइम है, ठीक है, ये जो लाइपोप्रोटीन है या कोगुलेशन के लिए, तो इनका रोल होता है प्लाज्मा में। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास वो एंजाइम जिनका प्लाज्मा में कोई रोल नहीं होता, तो वो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो अगर प्लाज्मा में प्रेजेंट हो तो इससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि ये जो टिश्यू में प्रेजेंट होने चाहिए, जिस टिश्यू में, तो उस टिश्यू में कोई डैमेज आ चुकी है, इसलिए ये प्लाज्मा में है। ठीक है, तो ये हम ब्लड के सीरम से या प्लाज्मा से हम इसके टेस्ट करते हैं इसके लिए, और हम मेजरमेंट करते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो है ये इस टेबल में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ प्लाज्मा एंजाइम, यानी प्लाज्मा में जो एंजाइम है फंक्शनल है, यानी जिनका काम प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हायर अमाउंट में होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा होती है प्लाज्मा में, जबकि जो नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स है, मतलब कि प्लाज्मा में जिनका कोई काम नहीं है, उनका रोल टिश्यू में होता है। ठीक है, तो वो प्लाज्मा में नॉर्मली कम होते हैं, लो कंसंट्रेशन में होते हैं। अगर हमारे पास कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए इनकी टिश्यू ऑफ ओरिजिन में, तो फिर ये प्लाज्मा में भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, अच्छा फंक्शंस, जो प्लाज्मा में एंजाइम्स है, हमारे पास जो फंक्शनल एंजाइम्स है, ठीक है, तो उनका प्लाज्मा में जो रोल है वो हमें पता है कि मतलब कि जो कोगुलेशन के लिए जो यूज़ होते हैं, तो उनका रोल तो प्लाज्मा में होता है। इसके अलावा जो लाइपोप्रोटीन की एग्जांपल इन्होंने दी है, या इसके अलावा और भी एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास फंक्शनल है प्लाज्मा में, उनका फंक्शन हमें पता है। लेकिन जो नॉन फंक्शनल एंजाइम है, इनका प्लाज्मा में हमें कोई फंक्शन नॉन नहीं है, ये प्लाज्मा में कोई फंक्शन नहीं करते, बल्कि वैसे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा सबस्ट्रेट की बात हो जाए, तो सबस्ट्रेट जो है, मतलब इन एंजाइम्स के लिए जो सबस्ट्रेट है वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए तो ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, इनके जो सबस्ट्रेट है, तो वो मतलब कि हमारे पास ये हो गया सबस्ट्रेट, और ये बनाएगा क्या, हमें प्रोडक्ट। ठीक है, और इनके लिए एंजाइम यूज होता है, ये हो गया एंजाइम। तो अगर हमारे पास सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो ब्लड में, तो उससे फिर प्रोडक्ट बनेगा थ्रू एन एंजाइम। तो ये अगर प्लाज्मा एंजाइम है, ठीक है, प्लाज्मा एंजाइम है ये, यानी फंक्शन प्लाज्मा में तो है, लेकिन इनका फंक्शन भी हमें पता है, और
ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं हाई अमाउंट में, तो फिर क्या होगा, सबस्ट्रेट भी हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट होगा ब्लड में, प्लाज्मा में, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉन फंक्शनल एंजाइम है प्लाज्मा के, तो उनका सबस्ट्रेट ब्लड में एब्सेंट होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस। तो हमारे पास जो प्लाज्मा में फंक्शनल एंजाइम है वो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, और जो नॉन फंक्शनल एंजाइम है प्लाज्मा में तो वो मुख्तलिफ मतलब लिवर, हार्ट, ब्रेन, स्केलेटल मसल वगैरह। तो अगर हमारे पास प्लाज्मा में इनकी मिकदार ज़्यादा हो तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इन रिस्पेक्टिवली ये जो मतलब जो ऑर्गन्स दिए गए हैं तो इनमें कोई डैमेज है, इसलिए वो बाहर आ चुके हैं ब्लड में। अच्छा, तो जो हमारे पास नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में एंजाइम्स जो फंक्शनल है, तो अगर कोई डिजीज आ जाए, लिवर डिजीज में वो हमारे पास कम होंगे प्लाज्मा में, क्योंकि ये लिवर में बनते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स है, ये मुख्तलिफ डिजीज़ में हमारे पास ये इंक्रीज होंगे, ठीक है, ये डिक्रीज होंगे। ये आपको याद रखना है कि जो हमारे पास फंक्शनल एंजाइम्स है इनकी लेवल डिक्रीज होगी, और ये जो नॉन फंक्शनल है इनकी लेवल इंक्रीज होगी ब्लड में, क्योंकि उस टिश्यू में डैमेज आ चुकी है और बहुत ज़्यादा एंजाइम्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जो एग्जांपल दिए गए हैं, ये जो एग्जांपल्स में क्लोटिंग फैक्टर्स है, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, ये भी क्लोटिंग फैक्टर में आता है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन, लाइपेज एंड सीटोकोलिन स्टेरस, तो ये नॉर्मली इनका प्लाज्मा में फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे पास एएसटी, एएलटी यानी एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, ठीक है, और कोलिसिस्टोकाइनिन, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो है हमारे पास ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते प्लाज्मा में, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो फिर ये प्रेजेंट होंगे, और इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई डिजीज है, ठीक है। तो आगे चलते हैं सोर्सेज ऑफ नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम। मैं अगेन आपको बताता हूं कि ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेशन है, लेकिन इसमें नॉन फंक्शनल एंजाइम है जिनका कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई रोल नहीं है इनका एंजाइम में, ठीक है। तो क्या होता है, ये जब हमारे पास इंक्रीज होते हैं, ठीक है, ये जब इंक्रीज होते हैं तो हमें इंडिकेशन होती है कि कोई डिजीज आ चुकी है। लेकिन अब इनकी प्रोडक्शन यहाँ पर सॉरी, इनकी अमाउंट यहाँ पर क्यों इंक्रीज होगी, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो या तो हमारे पास सिंथेसिस ऑफ एंजाइम है, इसका रेट ज़्यादा हो गया है, ठीक है, जैसे कि बिलिरुबिन इंक्रीज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अगर हमारे पास कोई, ये हमारे पास हो गया, ये लिवर हो गया, ठीक है। लिवर में अगर कोई जो बाइलरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक बाइलरी ट्रैक्ट में बनाता हूँ सिंपल सा, अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, तो फिर क्या होगा, डैमेज टू हेपेटोसाइट्स होगा, डैमेज टू हेपेटोसाइट्स, और जो एएलटी, एएसटी है वो क्या होंगे, वो ब्लड में आ जाएंगे। ये हो गया ब्लड सर्कुलेशन, और ये एंजाइम्स आ गए बाहर, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर हेपेटोसाइट्स में कोई डैमेज हो गई तो उससे एएलटी और एएसटी आएंगे ब्लड में, ठीक है। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल पाथवे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये हमारे पास हो गया, ये मैं रफ से डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन आपने इसको सिर्फ समझना है, ठीक है। ये मैं ग्रीन कलर से यहाँ बना रहा हूँ गालबेट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, बाइल डक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, ये बाइल डक्ट में, तो एएसपी यानी अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम है एएसपी, ठीक है, तो उनका रोल होता है कि वो यहाँ पर हमारे पास क्या करता है, यहाँ पर बाइलरी ट्रैक्ट में या मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, और इनका यहाँ पर और काम होता है कि ये ट्रांसफर करे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो इस एंजाइम्स का जो ये हमारे पास यहाँ पर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये फिर क्या हो जाएंगे, ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट में यह होता है। इन नॉन फंक्शनल एंजाइम्स का वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल पाथवे ऑफ बाइल डक्ट्स, जो मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया, ठीक है। तो उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मिकदार प्लाज्मा में ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ये हो गया एक सेल, ठीक है, एक सेल है, इसके अंदर एंजाइम्स हैं। अगर परमेबिलिटी आप इस मेम्ब्रेन ये ज़्यादा हो जाएगी तो ये एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे, और बाहर जो है हमारे पास क्या है, ब्लड है, तो ब्लड में ये इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की वजह से हमारे पास इंक्रीज होता है एंजाइम्स के लेवल में। सेल डैमेज की वजह से भी इन एंजाइम्स की मतलब लेवल इंक्रीज होती है। सेल जब डैमेज होता है तो जो इनसाइड जो एंजाइम्स होते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन और वायरल हेपेटाइटिस में होता है, ठीक है। ये तो चार सोर्सेस हो गए, ठीक है, कि ये जो नॉन फंक्शनल एंजाइम्स है प्लाज्मा में, ये किस तरह एलिवेट होंगे। अब मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम्स के, किस तरह हम इन एंजाइम्स को मेडिकली यूज कर सकते हैं टू डायग्नोस डिजीजेस, ठीक है। तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस के लिए हम इसकी मेजरमेंट को करके हम हर डिजीज की डायग्नोसिस कर सकते हैं, और प्रोग्नोसिस भी कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब यह है कि एक डिजीज कास होने से पहले हम ये जान सके कि इस कंडीशन में ये डिजीज कास होगा, फिर ये किस तरह सीवेरिटी की तरफ जाएगा। तो डिजीज कास होने से पहले हम जब जान लेते हैं तो इसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, असेसमेंट ऑफ सेल डैमेज एंड प्रोलिफरेशन, हम क्या कर सकते हैं, जो नॉन फंक्शनल प्लाज्मा में एंजाइम है, ठीक है,
उनको हम सेल डैमेज को फाइंड करने के लिए कि आया ये सेल डैमेज हुई है या सेल में प्रोलिफरेशन हुई है, तो हम ये जान सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सेल डैमेज ज़्यादा हो तो रिलीज ऑफ एंजाइम ज़्यादा होगा और हमें पता चल सकेगा कि सेल को डैमेज हुआ है। इसके अलावा ये जो प्लाज्मा में क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, नॉन फंक्शनल, ठीक है, ये हो गया, ये ब्लड वेसल हो गया, इसमें ये एंजाइम्स हो गए, ठीक है। तो इनका जो लेवल है, ये इनपुट, यानी ये इनपुट हो गया फ्रॉम टिश्यू टू, ये हो गए बहुत सारे सेल्स और एक टिश्यू बन गए, ठीक है। तो टिश्यू से ये एंजाइम्स क्या कर देते हैं, आ जाते हैं इस ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, यहाँ पर। तो ये इनपुट पर डिपेंड करता है, ये हो गया इनपुट। और क्लियरेंस पर, यानी ये अगर ये क्लियर होता है जल्दी जल्दी ब्लड से, तो फिर तो हमारे पास, अगर जल्दी क्लियर होता है तो ब्लड में ये लेवल ज़्यादा जल्दी हाई नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्लियरेंस क्या है, वो भी एबनॉर्मल है और इनपुट जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, इसके लेवल में इंक्रीज आएगा, ठीक है। इसके अलावा द रेट ऑफ इन्फ्लक्स इज डिटरमिन्ड बाय द रेट ऑफ रिलीज फ्रॉम डैमेज सेल्स एंड रेट ऑफ अल्टर्ड रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास ये ब्लड वेसल में, यानी ब्लड में जब वेसल बनाता हूँ ना ब्लड का, तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लड प्लाज्मा, मेरा मतलब ये होगा यहाँ पर कि ब्लड प्लाज्मा में ये एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक तो ये इनपुट पर भी क्या करते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन जिस टिश्यू में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ये एंजाइम, ये एक टिश्यू है, इसमें ये एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इन एंजाइम की सिंथेसिस पर भी ये डिपेंड करता है। अगर सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो इनपुट ज़्यादा होगा, और अगर इनपुट ज़्यादा होगा तो इन एंजाइम्स की लेवल क्या हो जाएगी, वो एलिवेट हो जाएगी, ये लेवल एलिवेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा नंबर पॉइंट। अब आगे जब हम देखते हैं स्लाइड में, तो डायग्नोस्टिक प्रिसिशन ऑफ प्लाज्मा एंजाइम एनालिसिस, यानी हम फिर ये भी देखेंगे, जब हम प्लाज्मा में नॉन फंक्शनल एंजाइम्स को देखेंगे, उसके लेवल को, तो हमें ये प्रिसाइजली करना होगा, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा एंजाइम्स जो है, हाँ, मेनी एंजाइम्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बट देयर रिलेटिव कंसंट्रेशन में वेरी इन डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है। तो हमें ये जानना होगा कि हमारे पास ये जो एंजाइम्स हैं, ALT, AST वगैरह, जो कि नॉन फंक्शनल है, इनका ये तो हमारे पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि मुख्तलिफ टिश्यूज में प्रेजेंट है, लेकिन हर एक टिश्यू में इनका जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ALT एंड AST आर अवेलेबल इन लिवर, ये दोनों लिवर में होते हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन जो है, यानी AST की कंसंट्रेशन जो है वो ALT से ज़्यादा है हार्ट मसल में, ठीक है। हार्ट मसल में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है AST की। दूसरा नंबर, सीरियल एंजाइम एस्टिमेशन, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लाज्मा एंजाइम एक्टिविटी इज रिलेटेड टू अ बैलेंस बिटवीन द रेट ऑफ एंट्री एंड द रेट ऑफ रिमूवल। वही पॉइंट है, ठीक है, कि हमारे पास जो है प्लाज्मा में एंजाइम्स की कंसंट्रेशन, ठीक है, वो अगर वो किस तरह बैलेंस होती है, तो रेट ऑफ एंट्री, यानी प्लाज्मा में टिश्यू से जब एंटर होता है एंजाइम, ठीक है, और वो जब रिमूव होता है सर्कुलेशन पर, तो एंजाइम की एक्टिविटी इससे भी इफेक्ट होती है, ठीक है। अगर इनपुट ज़्यादा हो और रिमूवल कम हो तो एक्टिविटी एंजाइम की ज़्यादा होगी। अब इसके अलावा है कि आइसो एंजाइम डिटर्मिनेशन। तो आइसो एंजाइम्स क्या चीज़ है, वो ये मुख्तलिफ एंजाइम्स के वो जब आइसो फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मतलब कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो, यानी ये स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, मगर इनका फंक्शन हो जो है वो डिफरेंट होता है। तो हमें ये भी लाजमी जानना होगा कि हम कौन सा वाला हमने मेजर किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, वो स्केलेटल और कार्डिक मसल से हमें मिल सकता है, वो डिराइव होता है यहाँ से, लेकिन इसका एक आइसो एंजाइम है जो कि मायोकार्डियम में प्रेजेंट होता है। तो हमें आइसोमर्स को देखना होगा कि ये कौन सा वाला है, ठीक है। तो फिर उसके मुताबिक हम डिटरमिन करेंगे कि इस फ्लैट टिश्यू में डैमेज है। अब जो है प्लाज्मा एंजाइम्स की जो है एसएस, मतलब एसएस का मतलब है कि जब हम इनकी फाइंडिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या क्या मतलब इफेक्ट कर सकता है हमारे रिजल्ट्स को, ठीक है, जो हम मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमें जो है इन एंजाइम्स को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी कर सकता है, एंजाइम कंसंट्रेशन भी कर सकता है, हमारे रिजल्ट को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। रिएक्शन टेम्परेचर, यानी ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, इनका टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो हमारे पास फिर क्या होता है कि एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर पर जो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है, वो काम नहीं करते, तो हमें रिजल्ट सही से नहीं मिलेगा। और पीएच जो है, एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच पर काम करता है, तो अगर पीएच में डिक्रीज आएगा, तो ऑप्टिमम पीएच जब डिस्टर्ब होगा, तो फिर हमारे पास एंजाइम सही से एक्टिविटी नहीं कर सकता और रिजल्ट्स में हमारे साथ मतलब वो क्या डिस्टर्बेंस आ सकती है। और प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है कि रिएक्टेंट बना रहे हैं प्रोडक्ट और इसमें यूज़ हो रहा है एक एंजाइम, ठीक है। तो अगर कोई इनहिबिटर आ जाता है, ये एक इनहिबिटर है और ये आ जाता है, एंजाइम को इनहिबिट करता है, रिएक्शन नहीं होता, तो फिर भी हमारे पास जब एंजाइम इनहिबिट होता है तो फिर हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गए कि ये जो फैक्टर्स है, 6 फैक्टर्स, ये हमारे पास एंजाइम्स की रिजल्ट जब हम फाइंड करना चाहते हैं उसको इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो क्या है, नॉन डिजीज फैक्टर्स है, ठीक है, यानी ये जब ये जो फैक्टर्स यहाँ दिए गए हैं, 5 फैक्टर्स है, ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसमें कोई डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है? कोई डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन जो एंजाइम्स हैं नॉन फंक्शनल, उनकी लेवल में हमारे पास इंक्रीज़ आएगा, ठीक है? यानी एज पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है? ये जो एएसटी होता है ना, ये एएसटी हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट में ये मौजूद होता है और बोन की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ये न्यूनेट्स में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर बोन की जो फॉर्मेशन है वो रैपिडली होता है इसलिए। और प्लाज्मा एएलपी एक्टिविटी ऑफ बोनी ओरिजिन इज हायर देन इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट्स। तो जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है उसकी एक्टिविटी भी क्या होती है, वो चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है। और इसके अलावा एंजाइम्स का जो लेवल है वो सेक्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है? प्लाज्मा जीजीटी एक्टिविटी इज हायर इन मेन देन इन वुमेन। तो मेन में ये ज़्यादा होता है, वुमेन में कम होता है। और प्लाज्मा कोलिसिस्टोकाइनिन एक्टिविटी इज आल्सो हायर इन मेल, ठीक है? ये जो सी के लेवल है ये भी मेल में हाई होता है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है यानी रेस इथनिसिटी का मतलब है कि एक ख़ास किस्म के लोगों में ये एंजाइम जो है वो ज़्यादा पाया जाएगा और किसी में कम पाया जाएगा। तो हमारे पास जो ब्लैक पीपल होते हैं, ब्लैक पीपल में एंजाइम ज़्यादा होता है, यानी सी के एक्टिविटी कोलिसिस्टोकाइनिन एक्टिविटी उनमें ज़्यादा होती है और व्हाइट पीपल में कम होती है। इसके अलावा जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी इफेक्ट करता है, ठीक है? यानी नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन वहाँ पर प्लाज्मा एएलपी एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। इसके अलावा several enzymes such as AST, CK rise moderately in plasma during and immediately after labor। तो लेबर के दौरान और लेबर के बाद यानी जब डिलीवरी होती है ना, और स्ट्रीनस एक्सरसाइज के बाद ये एएसटी और सीके ये इसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? अब मेजरमेंट जो है वो हम किस तरह करते हैं इन एंजाइम्स की, तो इनकी मेजर हम करते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर में। यानी कि एक एंजाइम कितने मतलब 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट करता है इनटू प्रोडक्ट पर मिनट पर लीटर। यानी 1 मिनट में 1 माइक्रोमोलिक्यूल सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1 लीटर में, ठीक है? कितने एंजाइम्स रिक्वायर हैं, तो हम उसको ये इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर इस यूनिट में काउंट करते हैं, ठीक है? तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसको हम सामने रखकर एंजाइम्स की मेजरमेंट करेंगे। अच्छा, तो डिफरेंट डायग्नोस्टिक एंजाइम्स है डिफरेंट डिजीज़ेज़ में। तो लिवर डिजीज़ है, एमआई है, मसल डिजीज़, बोन डिजीज़, कैंसर, जीआई ट्रैक्ट डिजीज़। तो इनमें हम मुख्तलिफ एंजाइम्स के लेवल को फाइंड करके इन डिजीज़ेज़ की डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे कि लिवर एंजाइम्स है हमारे पास, तो ये हेपेटोसेलुलर डैमेज यानी हेपेटोसाइट्स जो है हेपेटोसाइट्स की जब डैमेज होती है, ठीक है? यहाँ पर जब डैमेज होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम फाइंड करने के लिए लिवर एंजाइम्स अगर ज़्यादा हो तो हमें पता चलता है कि लिवर में कोई डिफेक्ट है। या मार्कर्स ऑफ कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस का मतलब ये है कि जब हमारे पास बाइल डक्ट से क्या होता है, बाइल की जो आउटफ्लो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन में हम लिवर एंजाइम्स को क्या कर सकते हैं, उसकी लेवल को फाइंड करके हम लिवर डिजीज डैमेज को डायग्नोस कर सकते हैं। पेंक्रियाटिक एंजाइम्स जैसे इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, अगर इनकी लेवल ज़्यादा हो प्लाज्मा में, तो हम पेंक्रियाटिक डैमेज को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मसल्स एंजाइम है, क्रिएटिन काइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और एसिड फॉस्फेटेज और G6PD यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, अगर इनकी लेवल प्लाज्मा में ज़्यादा हो तो हम मसल्स की डैमेज मसल सेल्स जो है उनकी डैमेज हम फाइंड कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। ये एक टेबल है जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी कराई जाती है, जिसमें ये एंजाइम्स चेक किए जाते हैं, ठीक है? एसजीओटी यानी ये वही क्या है, एएसटी और एएलटी की एब्रिविएशन है, ठीक है? हम एएलटी और एएसटी को एसजीओटी और एसीपीटी भी कहते हैं। और इसके अलावा एएलपी है अल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है? कार्डिक फंक्शन टेस्ट के लिए हम सीकेएमबी और ट्रोपोनिन्स की लेवल चेक करते हैं। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हम पैंक्रियाटिक डैमेज के लिए फाइंड करते हैं। मसल्स के लिए सीके कोलिसिस्टोकाइनिन और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और बोन की डैमेज फाइंड करने के लिए हम एएलपी और एसीपी को यानी एसिड फॉस्फेटेज एसीपी का मतलब है। तो हम इन एंजाइम्स को मेजर करके इन करस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स में हम डैमेज या डिजीज डायग्नोस कर सकते हैं। एंजाइम्स फॉर डायग्नोसिस लिवर डिजीजेस। लिवर में जो डिजीजेस होती है यानी डैमेज होती है लिवर की, तो उनके लिए हम एएलटी यानी अलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज और अस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज को की लेवल को फाइंड करके हम लिवर की डैमेज फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कोलेस्टेसिस होती है, मैंने आपको बता दिया कि जिसमें जो हमारे पास गॉल ब्लैडर होता है वहाँ से बाइल की आउटफ्लो ब्लॉक हो जाती है, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज यानी एएलपी और जीजीटी और 5 न्यूक्लियोटाइडेज, इनको चेक करके हम गॉल ब्लैडर की इस डिजीज यानी कोलेस्टेसिस को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जो हेपाटोसेलुलर डैमेज को फाइंड करने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स हम वो मेजर करते हैं, तो वो है अमाइनो ट्रांसफेरेजेस यानी ट्रांसअमाइनेज, ठीक है? जो ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप करता है, ट्रांसअमाइनेशन करते हैं एंजाइम। तो अच्छा, ये तो पहले पॉइंट में यही बात कही है कि ये ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप करता है, ठीक है? अमाइनो एसिड से कीटो एसिड जो हमने पढ़ा था उस वीडियो में। अच्छा, द अमाइनो ट्रांसफेरेजेस आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ बायोकेमिकल लिवर प्रोफाइल, ठीक है? यानी जो अमाइनो ट्रांसफेरेजेस है इनको हम लिवर प्रोफाइल के लिए यूज करते हैं, ठीक है? इनको फाइंड करते हैं जिससे हमें लिवर की कंडीशन मालूम होती है।
अच्छा, इम्यूनोट्रांसफेरेसिस लिवर इंजरी में ये बहुत ज़्यादा होंगे, ये सेंसिटिव है, ठीक है। एंड आर मोस्ट हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजिंग एक्यूट हेपेटोसेलुलर डिजीजेज सच एज हेपेटाइटिस। जो एक्यूट डिजीज है यानी जो जल्दी मतलब अपीयर होती है और जिनका ड्यूरेशन कम होता है, तो उनमें ये एंजाइम जल्दी हाइपर हो जाती है और हम इनको फाइंड करके ये डायग्नोज कर सकते हैं लिवर डैमेज को। अच्छा, तो ये हम ब्लड में फाइंड करते हैं और क्या होता है जब लिवर सेल्स कोई डैमेज होती है तो परमिबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है और परमिबिलिटी की वजह से ये प्लाज्मा में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, जो इम्यूनोट्रांसफेरेज है उसके 2 टाइप्स है, एएसटी यानी एसजीओटी और एएलटी एसजीपीटी यानी सीरम सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलिसिटिक ट्रांसअमाइनेज, और एएलटी को हम सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसअमाइनेज यानी एसजीपीटी भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं कि ये जो एएसटी और एएलटी एंजाइम है, ठीक है, ये हम लिवर इन्फ्लेमेशन और निक्रोसिस के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है, ठीक है, तो इसमें ये एंजाइम जो है एएलटी और एएसटी इनकी मिकदार 100 से 1000 टाइम्स ये मतलब इंक्रीज हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। और जो एएसटी और एएलटी का रेशो है, इससे हम एक्सटेंट ऑफ लिवर डैमेज यानी कि कितना लिवर हमारे साथ डैमेज हुआ है हम फाइंड कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एएलटी का लेवल जो है वो एएलटी ज़्यादा मतलब हाई होता है देन एएसटी, ठीक है। और जो एएलटी होता है, अगर एएलटी में इंक्रीज होता है तो ये हम स्पेसिफिकली लिवर डैमेज के लिए यूज़ करते हैं। और जो एएसटी है ये दूसरे टिश्यू की डैमेज में भी हाई हो सकता है, जैसे कि एमआई हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मस्कुलर नेक्रोसिस और रीनल डिसऑर्डर्स में भी ये हाई होता है, ठीक है। इम्यूनोट्रांसफेरेजेस की अ, जो मिकदार 1000 से भी ज़्यादा हो जाती है, 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, जब इससे ये एक्सीड कर जाता है तो ये एक्सटेंसिव हेपेटोसेलुलर इंजरी होती है इस कंडीशन में, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी नॉर्मल वैल्यू जो इसकी है वो है, मेल में हमारे पास ये होते हैं एएसटी के लेवल लेस देन 35 और फीमेल में लेस देन 31, और जो एएलटी है वो लेस देन 45 और फीमेल में लेस देन 34, ठीक है। अब ये तो हो गए लिवर की डिजीजेस को फाइंड करने के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं। अब आगे आता है कोलिस्टेसिस यानी गॉल ब्लैडर की जो डिजीजेस है, जिसमें बाइल की जो है वो आउटफ्लो वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसमें हम एएलपी को मेजर करते हैं, ठीक है, अल्कलाइन फोस्फेटेस को। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये जो गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, ये रब सामने बना देता हूँ। तो इसका जो एपिथेलियम होता है ना, यहाँ पर यहाँ पर ये अल्कलाइन फोस्फेटेज ये इनसाइड पर ये मतलब क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है। लेकिन जब यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है, और ये जो अंदर बाइल होता है ये बाहर नहीं आ सकता, ये यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ब्लड वेसल्स जो यहाँ पर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये एएलपी आ जाते हैं ब्लड में, ठीक है। तो ये सर्कुलेट करते हैं, जब हम इनको ब्लड में फाइंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोलिस्टेसिस है यानी गॉल ब्लैडर की ये का मसला है, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट टिश्यू बट आर पार्टिकुलरली हाई कंसंट्रेशन इन ओस्टियोब्लास्ट, ये और इसके अलावा ये ओस्टियोब्लास्ट में भी होते हैं, यानी जो न्यू बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, ठीक है। और हेपेटो बाइलियरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइनल वॉल, रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह में ये प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल लेवल जो है एएलपी का वो है 0 टू 45, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं जिनमें ये प्रेजेंट है, तो फिर इनमें कोई मसला होगा, ठीक है। एडल्ट में क्या होता है, एएलपी जो है ये बोन से आता है, ठीक है, और लिवर से अप्रोक्सीमेटली इक्वल प्रोपोर्शन, ये दोनों बोन बोन और लिवर से ये एलपी मतलब इक्वल आते हैं। द प्रोपोर्शन ड्यू टू द बोन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड। अच्छा, जब ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एलपी में इंक्रीज आ सकता है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये लेवल जो इंक्रीज होता है। अब जो प्लाज्मा में एएलपी की लेवल ज़्यादा हो जाती है, ये रेस कर जाती है, तो इसके मुख्तलिफ काजेज़ हैं। ये फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्लेसेंटल आइसो एंजाइम्स के साथ ये कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मतलब ये आइसो एंजाइम्स है, तो ये एक एंजाइम दूसरे एंजाइम्स में कन्वर्ट हो सकता है और वो काम कर सकता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में प्लेसेंटल आइसो एंजाइम्स का के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए एएलपी के लेवल हाई हो सकते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स में क्यों हाई होती है, ठीक है, ये 5 टाइम्स हाई होती है देन एडल्ट्स, क्योंकि इन्फेंट्स में जो बोन की फॉर्मेशन है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है देन एडल्ट्स। और चिल्ड्रन में भी हमारे पास जो प्यूबर्टल बोन ग्रोथ होता है, ठीक है, 2 टू 5 टाइम्स हमारे पास ये इंक्रीज होता है, ठीक है, ये। और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या होता है, जब हमारे पास लिवर डिजीजेस होते हैं, ठीक है, इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, द गट एलपी आइसोएंजाइम्स कैन बी इंक्रीज इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो कोलाइटिस का मतलब है कि कोलोन की इन्फेक्शन, ठीक है। तो जब कोलोन की इन्फेक्शन होती है और अल्सर होती है, तो उसमें वो जो आइसोएंजाइम है एलपी का वो भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि एएलपी ओस्टियोब्लास्ट में होता है, तो बोन की डिजीजेस में भी अगर बोन की डिजीजेस होती है, जैसे कि ओस्टियोमलेशिया, जिसमें मतलब इन बोन की वो जो फ्रेजाइल हो जाते हैं, तो उससे ये एंजाइम जो है वो बाहर ब्लड में आ जाता है। पेगेट्स डिजीज ऑफ बोन, इसके अलावा ओस्टियोजेनिक सार्कोमा और हाइपर थायरॉयडिज्म में भी ये होता है, ठीक है। मेलिग्नेंसी
यानी जब बोन या लिवर जो है उसमें मेलिग्नेंसी होती है, ठीक है, ट्यूमर प्रोडक्शन होता है यानी कैंसर वगैरह, तो वहाँ पर ऑब्वियसली अगर सेल्स हमारे पास ज़्यादा होंगे तो एएलपी की मिकदार भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, जो एएलपी है, ठीक है, एएलपी के आइसो एंजाइम्स कौन से हैं? इसमें हेपाटिक आइसो एंजाइम्स है, वो हेपाटिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन में ज़्यादा होंगे, ठीक है। और बोन आइसो एंजाइम्स ड्यू टू ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी ये ज़्यादा हो जाएंगे, और चिल्ड्रन में ये नॉर्मली एलिवेटेड होता है जब एक्टिव ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटल आइसोएंजाइम लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, ठीक है। और इंटेस्टाइनल आइसोएंजाइम जब हम फैटी मील खाते हैं, मतलब कि खाने में ज़्यादा फैट्स हो, तो उस टाइम ये इंक्रीज होता है, और जीआई डिसऑर्डर्स के में भी ये इंक्रीज होता है। तो ये सारे आइसोएंजाइम्स है, जब हम फाइंड करते हैं ब्लड में इन आइसोएंजाइम्स को, तो हमें मुख्तलिफ लोकेशंस में डिसीज या डैमेज का पता चल सकता है, ठीक है। वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, ये जो लेवल इंक्रीज होता है, और ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी। अच्छा, जो गॉलब्लैडर की मतलब डैमेज है कोलिस्टेसिस, तो उसमें हम पहले तो हमने एएलपी पढ़ा, अब उसके बाद है जीजीटी, यानी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज की भी लेवल इंक्रीज होगी ब्लड में, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या करता है, ये ट्रांसफेरेज मतलब ट्रांसअमाइनेशन ये करता है, ठीक है, एंजाइम, और ये अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। और बाइलरी डक्ट्स ऑफ लिवर में ये प्रेजेंट होता है, जो कि वहाँ पर ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड की, और किडनी में भी ये प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा पेंक्रियाज में भी। तो ये गामा जीजीटी जो है वो लिवर डिजीजेस जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, इसका लेवल। तो अगर पेपर में आ जाए कि जीजीटी इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग डिजीजेस, तो आपने वहाँ पर लिवर डिजीजेस को स्पेशली चूज करना है, ठीक है। अब इसके अलावा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये लेवल दिया गया है, मेल में जो है लेस देन 55 होगा, फीमेल में लेस देन 38। अब क्यों ये इंक्रीज होता है, या तो इसकी सिंथेसिस इंड्यूस हो जाती है, इसकी सिंथेसिस ज़्यादा होती है, या सिंथेसिस जब ज़्यादा होगी तो इसमें कोई अगर सेल डैमेज ना भी हो, या कोई ड्रग और अल्कोहल की इंटेक ना भी हो, फिर भी अगर सिंथेसिस ज़्यादा हो तो इसके लेवल में इंक्रीज आ सकता है। इसके अलावा हेपेटोसेलुलर डैमेज यानी हेपेटोसाइट्स के सेल जो होते हैं उसमें डैमेज की वजह से ये इंक्रीज हो सकता है। कोलेस्टेटिक लिवर डिजीज में भी ये इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एएलपी के साथ-साथ यहाँ पर लिखा है पैरेलल डोज ऑफ एएलपी एक्टिविटी, ठीक है। तो एएलपी के साथ-साथ जीजीटी भी इंक्रीज होगा। तो अब जो तीसरा नंबर है कोलेस्टेसिस के मार्कर्स में, तो वो 5 न्यूक्लियोटाइडेज भी है, ठीक है। द एंजाइम हाइड्रोलाइसिस 5 न्यूक्लियोटाइडेज टू, अच्छा, ये एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ये न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है एट पीएच ऑफ 7.5, ठीक है। मैंने न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म वाली जो वीडियो थी पार्ट 2 डिग्रेडेशन में, यहाँ वहाँ पर पहले स्टेप में ये एंजाइम यूज होता है, ठीक है। ये एंजाइम कौन-कौन से कंडीशंस में हाई होगा, तो हेपेटाइटिस में और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। अच्छा, तो ये हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एएलपी का लेवल ज़्यादा हो तो उसके साथ हम फिर न्यूक्लियोटाइड्स को भी चेक करेंगे। अगर न्यूक्लियोटाइड्स की लेवल नॉर्मल हो और एएलपी की लेवल ज़्यादा हो, तो फिर चांसेस ज़्यादा है कि ये एलपी ड्यू टू ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी ये हमारे पास, यानी किसी बोन डिजीज़ की वजह से हमारे पास हाई है, लिवर की कोई डिजीज़ नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइडेज या जीजीटी की लेवल हाई हो एएलपी के साथ-साथ, तो फिर हमें लिवर डिजीज़ इंडिकेट होते हैं, ठीक है। ये तो गॉलब्लैडर की डायग्नोसिस के लिए मतलब हम चेक करते हैं, लेकिन पेंक्रियास डिजीज़ के लिए हम एमाइलेज को चेक करते हैं, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है, वो ग्लूकोज की मतलब डाइजेशन करता है, ठीक है। और ये प्लाज्मा एमाइलेज जो है ये डिराइव होते हैं पेंक्रियाटिक एंड सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। ये पेंक्रियाज में पे भी प्रेजेंट होते हैं और सलाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं। 10 पेंक्रियाटिक जूस एंड सलाइवा कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ एमाइलेज, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ब्लड में ब्लड प्लाज्मा में इसकी लेवल ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस यानी पेंक्रियाज की इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, जिसमें ये लेवल हाई होता है, ठीक है। नॉर्मल लेवल इसका होता है 28 से 100 यूनिट पर लीटर तक। ये तो पेंक्रियाटिक डिजीज की डायग्नोसिस में पहला एंजाइम हम चेक करते हैं। दूसरा जो है काजेज ऑफ, अच्छा, अब जो है एमाइलेज एक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में ये इंक्रीज होता है, और सेवियर ग्लोमेरुलर इम्पेयरमेंट में भी ये इंक्रीज होता है, अब 5 to 10 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, ये जो अपर रेफरेंस लिमिट है, मतलब कि हमारे पास ये 100 है ना, तो ये इस 100 से ये 5 to 10 टाइम्स ये इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मॉडरेट इंक्रीज इसमें अप टू 5 टाइम्स टू अपर रेफरेंस लिमिट, यानी जो हमारे पास 100 है तो 5 टाइम्स इसका 500 होगा, ठीक है। तो ये एक्यूट एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स जैसे कि हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉलब्लैडर, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, मम्प्स जो है हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन है, सलाइवरी कैलकुलाई में ये इंक्रीज होता है एमाइलेज, ठीक है। अब जो दूसरा हम पेंक्रियाटिक डिजीज को फाइंड करने में जो एंजाइम यूज मेजर करते हैं वो है लाइपेज। लाइपेज हमारे पास लिपिड की डाइजेशन करता है, ठीक है, और ये पेंक्रियाज से हमारे पास डिराइव होता है। और अच्छा, जब हम हमें पता चलता है कि पेंक्रियाज में कोई डिजीज है तो हम एमाइलेज को भी फाइंड करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक टू पेंक्रियाटिक डिजीज नहीं है, ठीक है। अगर हम लाइपेज को फाइंड करते हैं वो तो वो स्पेसिफिक टू पैथोलॉजी
पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज की डायग्नोसिस के लिए हमें लाइपेज ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि अगर हम के कौन सा वाला एंजाइम्स वो इफेक्टिव है ताकि हम उसकी मेजरमेंट करें पेनक्रियाटिक डिजीज़ को फाइंड करने के लिए। तो एमाइलेज और लाइपेज अगर दिया हो तो आपने लाइपेज को चूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, लाइपेज की मतलब लॉन्गर लाइफ है एमाइलेज से, तो ये डायग्नोसिस के लिए यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एंड कार्सिनोमा। जब पेनक्रियाज में कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट होती है, कार्सिनोमा होता है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लाइपेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीरम एमाइलेज है वो मम्प्स में भी इंक्रीज हो सकता है, और इसके अलावा पेनक्रियाटिक डिजीजेस या हमारे पास कुछ अदर काजेज भी है जिसकी वजह से सॉरी एमाइलेज हमारे पास मम्प्स, पेनक्रियाटिक डिजीज और दूसरे काजेज की वजह से भी इंक्रीज होता है, लेकिन जो लाइपेज है वो हमारे पास सिर्फ पेनक्रियाटाइटिस में इंक्रीज होता है, इसलिए स्पेसिफिक है। तो इसलिए हमें अगर हम लाइपेज और एमाइलेज दोनों की डायग्नोसिस करें तो हमें आसानी से पता चल सकता है कि पेनक्रियाटाइटिस है। नॉर्मल लेवल है 40 टू 200, ठीक है। अच्छा, ये क्या है जब हमारे पास पेनक्रियाटाइटिस होता है, ठीक है, तो उसमें एमाइलेज जो है वो क्या होता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में ये स्टार्ट होता है आफ्टर द इन्फ्लेमेशन। ये 4 टू 12 आवर्स में इसकी इंक्रीज हो जाती है, और ये हमारे पास 12 टू 24 आवर्स इंक्रीज होते हैं, और 48 टू 72 आवर्स में ये वापस नॉर्मल लेवल में आ जाते हैं, ठीक है। जो लाइपेज है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में ये 12 टू 18 आवर्स तक ये स्टार्ट होते हैं, और फिर 5 टू 7 डेज तक ये प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल लेवल में नहीं आता, तो हमें आसानी से पता चल सकता है कि पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है। उसके अलावा एमाइलेज, लाइपेज और तीसरे नंबर पर है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन हमारे पास क्या करता है, पेप्टोइड बॉन्ड्स को वो ब्रेक करता है, ठीक है, और जो कि हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप्स ऑफ लाइसिन आर्गिनिन विद अदर अमीनो एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप जो लाइसिन का होता है, ठीक है, या अदर अमीनो एसिड, तो वो जब जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है सिंपली। तो नॉर्मल वैल्यू इसकी है 25 प्लस माइनस 5.3 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। यानी 25 के साथ अगर हम प्लस करें 5.3 को, तो ये आता है तकरीबन 30.3, और अगर हम इससे माइनस करें तो ये आता है 20.3, तो ये नॉर्मल लेवल है ट्रिप्सिन की, ठीक है। तो ये पेनक्रियाटिक डिजीज में ये इंक्रीज होता है, ठीक है, ये इंक्रीज इन पेनक्रियाटिक डिजीज, बट एज देयर इज नो डिस्टिंक्ट रोल ऑफ ट्रिप्सिन एस्टिमेशन इन द रूटीन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। अच्छा, तो ये पेनक्रियाटाइटिस में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है, इसकी मेजरमेंट हेल्पफुल नहीं है पेनक्रियाटाइटिस में ट्रिप्सिन की। अच्छा, ये तो पेनक्रियाज की हो गई। अब आते हैं स्केलेटल मसल की डिजीजेस के लिए हम फाइंड करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन एमएम और कोलेसिस्टोकाइनिन एमबी, ये आइसो एंजाइम्स है, ठीक है। इस मसल्स जो है, मसल्स की जब डैमेज होती है, ठीक है, तो उसमें टोटल क्रिएटिन काइनेज की लेवल इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसमें सी के एम की मिकदार ज़्यादा होती है और सी के एम बी की कम होती है। इसके अलावा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि क्रिएटिन काइनेज यानी सी के या क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज सीपी के, ये एंजाइम हमारे पास हार्ट और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, और ब्रेन में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। तो जब हमारे पास हार्ट स्केलेटल मसल्स की इंजरी होती है तो ये हमारे पास क्या होता है, ब्लड में इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, और ये एंजाइम जो है लिवर और किडनी में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और catalyzes the transfer of phosphate between creatine and ATP, provide rapid regeneration of ATP when ATP is low, ठीक है। अच्छा, टिश्यू में इनका क्या रोल होता है? इन टिश्यूज एंड सेल्स दैट कंज्यूम्स एटीपी रैपिडली, जैसे स्केलेटल मसल है तो वो एटीपी को रैपिडली कंज्यूम करता है, तो ये जो सीपी के होता है ये एटीपी को मतलब रिजनरेट करता है, और क्रिएटिन प्लस एटीपी क्या बनाता है, फॉस्फोक्रिएटिन प्लस एडीपी, तो एडीपी पे रिजनरेट हो गई, ये बन जाएगी फिर एटीपी के लिए बनने के लिए अवेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में दिया है कि ये जो सी के होता है, ठीक है, मेल में इसकी लेवल क्या होता है 46 टू 171, और फीमेल में ये 34 टू 145 होते हैं। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिन काइनेज का लेवल क्यों ज़्यादा होगा? ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी। फिजियोलॉजिकली इन्फेंसी में यानी इन्फेंट स्टेज में और चाइल्डहुड में ये इंक्रीज होता है। पैथोलॉजिक कंडीशंस में क्या होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एलिवेशन आप सीखें इज एन इंडिकेशन ऑफ डैमेज टू मसल, यानी जब मसल सेल्स की डैमेज होती है तो वहाँ से सीके रिलीज होकर प्लाज्मा में आ जाता है। अच्छा, क्लिनिकली सीके को हम फाइंड करते हैं ब्लड टेस्ट में, जैसे सीके रिच टिश्यूज है, मतलब कि हार्ट मसल्स है, इसके अलावा तो हार्ट अटैक जब होता है तो माइकार्डियल इन्फार्क्शन में हार्ट जो मसल्स होते हैं उनकी डैमेज होती है तो वहाँ सीके प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा रेब्डोमाइलोसिस में मसल की ब्रेकडाउन होती है तो सीके रिलीज होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी सीके रिलीज होता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून मायोसाइटिस में भी ये सीके रिलीज होता है, और किडनी इंजरी में भी रिलीज होता है। इन सारे कंडीशंस में हम सीके को फाइंड करते हैं और हमें पता चलता है कि इन टिश्यूज में कोई मसला है, ठीक है। अच्छा, जो सीके के आइसो एंजाइम्स है वो 3 किस्म के हैं, ठीक है।
अच्छा, ये इनके आइसो एंजाइम स्केलेटल मसल, ब्रेन और हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है? और इसके जो आइसो एंजाइम आप सीखे हैं, इसके 2 प्रोटीन्स सब यूनिट्स है, एम फॉर मसल एंड बी फॉर ब्रेन, ठीक है? व्हिच कंबाइन्स टू फॉर्म 3 आइसो एंजाइम। एक हमारे पास जो है वो सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट होगा, और जो एमबी होता है वो कार्डियक मसल्स में, और जो एमएम होता है वो स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है। सीके 1, सीके 2, 3 भी हम इसको कहते हैं, ठीक है? अब जो सीके एमबी है, जो कि सिर्फ जो कि कार्डियक मसल्स में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, तो अगर हमारे पास सी के एमबी की लेवल ज़्यादा हो तो हमें एमआई और कार्डिक इंजरी वगैरह के बारे में डायग्नोस होता है। और इसके अलावा इट अकाउंट्स अबाउट 35 ऑफ द टोटल सीके, जो हमारे पास टोटल सीके है एंजाइम, उसमें 35% सीके एमबी होता है, ठीक है? कार्डिक मसल में, ठीक है? और मसल्स में 5% होता है। इस प्लाज्मा एक्टिविटी, प्लाज्मा एक्टिविटी इसकी हाई होती है कौन सी कंडीशन में? एमआई जब होती है तो ये प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? सीके एमबी। अब जो है सीके बीबी, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, अगर हमारे पास प्लाज्मा में सीके एमबी का मिकदार ज़्यादा हो तो ये हमें ब्रेन डैमेज के बारे में डायग्नोसिस करता है, ठीक है? और ये हमारे पास ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यानी चाइल्ड बर्थ जब होती है तो फीमेल के ब्लड प्लाज्मा में ये इंक्रीज कर सकता है, ठीक है? अच्छा, सीपीके आइसोएंजाइम, यानी जो हमारे पास क्रिएटिन काइनेज है, तो इसके 3 आइसोएंजाइम्स हमने पढ़े, जो कि सीके-एमएम, सीके-3 भी इसको कहते हैं, सीके-एमबी जो कि हमारे पास कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है, और सीके-बीबी फाउंड इन मेनली ब्रेन, सीके 1, 2, 3, ठीक है? ये हमारे पास इन लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं, आपने ये याद रखना है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को भी मसल्स की डिजीज़ में या डैमेज में हम ये मेजर करते हैं, ठीक है? ये हमारे पास मसल्स में लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, जिससे एनर्जी मिलती है, ठीक है? ये एक रिवर्सिबल इंटर कन्वर्जन करता है, लैक्टेट से पायरुवेट बनाता है, ठीक है? और ये एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, यहाँ पर एनएडीएच की फॉर्मेशन भी यहाँ पर एनएडी यूटिलाइज होता है, ठीक है? और एनएडी प्रोड्यूस होता है, वो ग्लाइकोलिसिस में लास्ट रिएक्शन है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में। तो ये हमारे पास बॉडी टिश्यूज विथ हाई कंसंट्रेशन इन सेल एंड कार्डिक सेल्स ऑफ कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स, लिवर, किडनी, ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा इन सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास एलडीएच का लेवल प्लाज्मा में ज़्यादा होगा तो कोई सेरेब्रल डैमेज है, ठीक है? अच्छा, ये एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर ब्लड में एलडीएच लेवल हाई होगा तो ये स्पेसिफिकली हमें पता नहीं चलता कि कौन से टिश्यू में मसला है, ठीक है? और ये टिश्यू डैमेज में इंक्रीज होता है, ठीक है? और कॉमन मार्कर ऑफ इंजरीज एंड डिजीजेस सच एज हार्ट फेलियर में भी ये हाई होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में यू है कि लेवल दिया गया है 140 यूनिट पर लीटर 2 to 80, ठीक है? अच्छा, मायोकार्डियल इंजरी में ये इंक्रीज होता है, ल्यूकीमियाज में, जनरलाइज्ड कार्सिनोमेटोसिस में और एक्यूट हेपेटाइटिस में। अच्छा, अब जो इसके आइसोएंजाइम्स है, ये हम अगर आइसोएंजाइम्स की हम मेजरमेंट करेंगे तो हमें हेपेटिक डिजीज और मायोकार्डियल इंजरी में की डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के आइसोएंजाइम जो है हमारे पास, उसमें है LD1, LD2, 3, 4 एंड 5, ठीक है? इसके और हम H4, H3M, H2M2, HM3, M4 भी हम इसको कहते हैं। इसके लोकेशंस आपने याद रखने हैं कि LD1 कहाँ पर प्रेजेंट है? हार्ट और आरबीसी और किडनी में, और जो LD2 है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है जो LD3 है वो सिर्फ लंग्स में होते हैं। LD4 जो है किडनीज, प्लेसेंटा, पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, और जो LD5 है वो लिवर और स्केलेटल मसल। तो हम एक आइसोएंजाइम को जब फाइंड करते हैं तो हमें इन लोकेशंस में डैमेज का पता चलता है, ठीक है? अच्छा, ये सारा यही बातें हैं जो मैंने यानी ये जो आइसोएंजाइम है, अगर स्पेसिफिक किसी आइसोएंजाइम में की लेवल इंक्रीज होगी तो उस लोकेशन में मसला होगा। जैसे LD1 हमारे पास किडनी में प्रेजेंट है तो ये हमारे पास रीनल इन्फार्क्शन को डायग्नोस करता है, और हार्ट में प्रेजेंट है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और ब्लड में तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ बाकी जो पॉइंट्स है यही बातें हैं कि ये लोकेशन जो जिसमें ये प्रेजेंट है, तो उन लोकेशंस की डिजीजेस के बारे में हमें पता चलता है इस आइसोएंजाइम्स की एलिवेशन की वजह से, ठीक है? अच्छा, तो एलडीएच का जो लेवल इंक्रीज होता है तो इसकी क्या-क्या मतलब क्या रीज़न्स है? तो एक है आर्टिफैक्चुअल, यानी इन विट्रो हेमोलिसिस और डिलेड सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम होल ब्लड। इन विट्रो यानी जब टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, हेमोलिसिस होती है तो वहाँ पर एलडीएच की लेवल ज़्यादा होती है। ये बॉडी से बाहर की बात हो रही है, यानी ट्यूब में, ठीक है? अच्छा, शॉक और हाइपोक्सिया में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में और हेमाटोलॉजी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया और लिम्फोमास में ये लेवल हाई होता है एलडीएच की, ठीक है? इसके अलावा मॉडरेट इंक्रीज क्यों होता है? वायरल हेपेटाइटिस की वजह से, मैलिग्नेंसी ऑफ एनी टिश्यू, स्केलेटल मसल डिजीज, इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या होता है? ये सडन ब्लॉकेज ऑफ मेजर ब्लड वेसल है, तो इन कंडीशंस में हमें एलडीएच इंक्रीज मिलता है, ठीक है, इन प्लाज्मा। अब जो है ये तो हो गए मसल्स के मतलब डिजीज या डैमेज को फाइंड करने के लिए जो एंजाइम्स हम डायग्नोस करते हैं। अब जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, ठीक है, उसके लिए हम ये सारे एंजाइम जो है ये डायग्नोस करते हैं, यानी सीके-एमबी, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और एस्पार्टेट एमाइलोट्रांसफेरेज। अच्छा, तो जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है तो वहाँ पर क्या होता है? क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज ये इसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? और ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ये एनर्जी रिजर्व्स, यानी ये एनर्जी को रिजर्व करता है मसल कंट्रैक्शन में, और मेनली यूजफुल इन डिटेक्टिंग डैमेज टू मायोकार्डियल एंड स्केलेटल मसल।
जब हमारे पास डैमेज होती है मायोकार्डियल और मसल स्केलेटल मसल टिश्यू को, तो इसमें सी के लेवल इंक्रीज हो जाती है ब्लड में। इसके अलावा जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, चेन्स डिजाइन्ड एज मसल एंड ब्रेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये आइसोएंजाइम हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद रेफरेंस रेंज दिया गया है, ठीक है, जो कि अप टू 180 है, फीमेल में 25 to 40% लोअर देन मेल। अच्छा, जो टोटल सी की एक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो ये एमआई, स्केलेटल मसल डैमेज, मस्कुलर एक्सरसाइज में ये इंक्रीज होगा, और ड्रग्स जैसे कि डाइगोक्सिन और लिडोकेन की वजह से इंक्रीज होता है, ठीक है। सी की एक्टिविटी ब्लड में इंक्रीज हो जाती है। और ये जो स्पेसिफिकली अगर किसी आइसो एंजाइम्स की लेवल इंक्रीज होती है तो सी के एमपी की जब इंक्रीज होती है तो माइकार्डियल यानी हार्ट मसल की डैमेज में होता है, ठीक है। अच्छा, टाइम सीक्वेंस ऑफ सीरम टोटल सी के आफ्टर माइकार्डियल इंफार्क्शन, यानी जब माइकार्डियल इंफार्क्शन होता है एमआई, तो इस ग्राफ से ये आप समझ लें कि हमारे पास ये है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये ग्रीन वाला, ये जो ब्लू वाला है ये है ट्रोपोनिन, और ये जो रेड वाला है क्रिएटिन काइनेज। तो इस ग्राफ में जब ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन होता है एमआई में, तो सबसे पहले जो हमें लेवल ज़्यादा इंक्रीज होता है जिस चीज़ की, वो है ट्रोपोनिन, उसके बाद जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की, और उसके बाद जो लो लेवल में होता है वो है क्रिएटिन काइनेज, लेकिन ऑनसेट इसका जल्दी है क्रिएटिन काइनेज का, ट्रोपोनिन किसी से लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज से। तो जो एस्पर्टेट इमाइनोट्रांसफेरेज है, इसको भी हम एमआई यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन में मेजर करते हैं, ठीक है। ये सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड इन एक्यूट एमआई में एएसटी लेवल इंक्रीज होता है, ये नॉर्मल वैल्यू है, ये इंक्रीज कर जाता है फिर। अच्छा, जब एमआई होती है तो ये जो एमआई सीरम एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये एएसटी इंक्रीज होता है विद इन फर्स्ट 12 आवर्स विच पीक एट 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स में ये पीक तक पहुंच जाता है, और फिर 3 to 5 डेज में ये नॉर्मल लेवल में वापस आ जाता है, ठीक है। ये जो राइज है ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ इन्फार्क्शन, यानी कितना एक्सटेंट है इन्फार्क्शन का, उस पर डिपेंड करता है। और मोर देन 350 ये ड्यू टू मैसिव इन्फार्क्शन जो कि फेटल होता है, इवन डेथ काज करता है, तो उस एमआई में फिर इनकी लेवल 350 से एक्सीड कर जाती है। इसके अलावा एमआई में हम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की लेवल को भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका जो आइसोएंजाइम है जो कि हार्ट में प्रेजेंट है, उसके लेवल को मेजर करने के बाद माइकार्डियल इंफार्क्शन में इसको मतलब मेजर किया जाता है, ये नॉर्मल वैल्यू है 55 to 140 एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, क्या होता है, यानी जब एमआई होती है ना माइकार्डियल इंफार्क्शन, तो उसमें आफ्टर 12 to 24 आवर्स ये इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, और फिर 3 to 5 डेज में ये पीक पर जाता है, और 7 to 12 डेज में ये फिर नॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होता है राइस होने का, जो मैग्नीट्यूड है, यानी राइस होने का जो मैग्नीट्यूड है, वो एक्सटेंट ऑफ एमआई पर डिपेंड करता है कि कितना एक्सटेंट है इन्फार्क्शन का। इसके अलावा प्रोस्टेट डिजीज के लिए हम जो एंजाइम्स फाइंड करते हैं वो है एसिड फोस्फेटेज, ठीक है, एसीपी। एसीपी को हम ब्लड में अगर फाइंड करते हैं और वो ज़्यादा हो अपने नॉर्मल लेवल से, जो कि ये है 1.5 to 4.5, तो फिर वो हमारे पास और प्रोस्टेट की डिजीजेस इंडिकेट करता है, ठीक है। और अच्छा, इट इज प्रोड्यूस्ड प्राइमरीली बाय प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, बोन मैरो, बोन लेवल, लिवर, स्प्लीन, किडनी और सारे में प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्लिनिकली हम इनको क्यों मेजर करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, और इसको मॉनिटर करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, एसीपी इज टेस्ट बाय मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एसीपी को हम अब मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि हम अब प्लाज्मा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को यूज करते हैं। ये भी एक प्रोटीन है जो कि प्रोस्टेट से रिलीज होता है, और ये टेस्ट जो है पीएसए, ये मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव है फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एंड ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो हम एसीपी को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। जो हमारे पास नॉन प्रोस्टेटिक कंडीशन है, जैसे कि हेमोलिसिस, ब्लड की ब्रेकडाउन होती है, पेजिड डिजीज में हाइपरथायरॉयडिज्म और प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंट इन्वेजन ऑफ बोन बाई कैंसर, तो इसमें भी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बोन की डिजीजेस को फाइंड करने के लिए हम एएलपी यानी अल्कलाइन फोस्फेटेज को फाइंड करते हैं, जो कि हमने जब हम लिवर की बात कर रहे थे तो उधर भी बात आई थी कि एएलपी बोन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो हम रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया, प्लेजिक डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म वगैरह डिजीजेस को फाइंड करने के लिए ब्लड में मेजर करते हैं, ठीक है। ये जो एसीपी अब हमने बात कही इससे पहले कि ये प्रोस्टेट में प्रेजेंट होता है, तो नॉर्मली तो ये प्रोस्टेट में होता है, ठीक है। ये मैं एक रफ सा बनाता हूँ, ये प्रोस्टेट है, ये इसके अंदर है एसीपी एंजाइम्स, लेकिन ये बोन में कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बोन है, तो इसमें एसीपी कैसे प्रेजेंट होते हैं, इसकी एसीपी की फॉर्मेशन तो किस चीज़ में होती है, प्रोस्टेट में होती है, ठीक है। तो जब मेटास्टेसिस होती है प्रोस्टेटिक कैंसर में, ठीक है, यानी प्रोस्टेटिक कैंसर में प्रोस्टेट के कुछ टिश्यूज जो है, ये टिश्यूज है, ये मेटास्टेसिस हो जाते हैं इसकी, और ये आ जाता है बोन में, तो फिर ओस्टियोब्लास्ट के साथ हमें क्या मिलेगा, हमें ये एसीपी मिलेगी, एसिड फोस्फेटेज। तो हम मेटास्टेसिस आपको कार्सिनोमा प्रोस्टेट में हम ये बोन में होता है, तो हमें फिर बोन की ये डिसीज पता चलते हैं इससे, ठीक है।
अच्छा, ये जो ग्राफ दिया गया है कि इसमें इससे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? इसको मैं रोक देता हूँ। तो ये एंजाइम है वही जिस टिश्यू में ये नॉर्मली प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? और क्लिनिकल एप्लीकेशंस यानी इसको ये जब हम ब्लड में फाइंड करते हैं, तो हमें कौन-कौन सी डिज़ीज़ेज़ की इंडिकेशन होती है। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? ये सारी बातें हमने कही है, आप जस्ट इस टेबल को देखकर सारा कुछ रिवाइज़ कर लें। तो कंक्लूजन ये हो गया कि जो हमारे पास एंजाइम्स है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, हर एक सेल में प्रेज़ेंट होती है बॉडी के। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एएसटी, एएलटी, एएलपी और गामा जीजीटी की लेवल को फाइंड करते हैं और यह हमें मुख्तलिफ लिवर डिजीज़ेज़ के बारे में इंडिकेट करता है। इसके अलावा जो हमारे पास सीके है, एलडीएच है और एएसटी है, ये हमें हर डिजीज़ के बारे में इंडिकेट करता है। और जो हमारे पास एएलपी है, ये हमें लिवर और बोन की डिजीज़ में इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गई क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। जो भी आपका क्वेश्चन हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं।